हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाई सिविल्स। 30 डेज बचे हैं अब यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 एग्जाम में। 30 डेज की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है आपकी और क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैं अंडरस्टैंड करता हूं इस बात को कि मन में एक दुख है वो बढ़ गई है। लास्ट 30 डेज आपके लिए ये ऐसे होंगे कि आपको लगेगा कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या मेरा नहीं होगा। ये बहुत से नेगेटिव थॉट्स भी हो सकता है आपके अंदर आए, लेकिन स्टूडेंट्स मेरी बात याद रखिएगा, आपके मन में ये धक इसीलिए है, ये दुख इसलिए है क्योंकि आपने मेहनत करी है। आपने पूरे 6 महीने से भी ज़्यादा किसी स्टूडेंट ने अगर इसमें एफर्ट्स डाले हैं, सब्जेक्ट्स को एक बार पढ़ लिया है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि आपका मन थोड़ा सा यहाँ पर जो है ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन बिलीव करना है अपने ऊपर, ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर, और जो इन 30 डेज में काम रह सकता है, बिल्कुल स्टडी रह सकता है और नेगेटिव एनर्जी से दूर, नेगेटिव थॉट से दूर पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, तो वो उसके स्टूडेंट के चांसेस इस पेपर में सिलेक्शन के प्रीलिम्स के बढ़ जाते हैं। कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत अनोखी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन हम कभी कभी सुनते हैं अपने मेंटर्स से, कभी कभी अपने दोस्तों से सुनते हैं, तो हमें एक पॉजिटिविटी फील होती है। और मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ कि लास्ट 30 डेज में आपको एग्जैक्टली किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और कुछ बातें जो आपको ऑलरेडी पता है मैं फिर से यहां पर दोहराना चाहता हूं ताकि आपका वो जो मोराल है, वो मोटिवेशन है, वो बना रहे। ये बात याद रखना स्टूडेंट्स कि 200 नंबर का जब पेपर है तो हमें पूरे 200 मार्क्स नहीं लाने हैं प्रीलिम्स में सिलेक्शन के लिए। हमें सिर्फ और सिर्फ 50% का स्कोर लेकर आना है, जिससे हमारा प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है और हम मेंस लिखते हैं। तो कट ऑफ अगर पिछले 5-6 सालों की देखो तो कट ऑफ आपकी 94, 98, 99 इसके अराउंड ही जा रही है। तो आप 2020 में तो 94 पॉइंट समथिंग गई थी। तो आपको क्या काम करना है कि आपको अपना टारगेट 110 नंबर का रखना है। अगर आप 110 नंबर का टारगेट अपने माइंड में लेकर के चलते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है और आप मेंस लिखेंगे। इतना मतलब हम पिछले 5-6 साल के चीज़ों को देख करके, स्कोर को देख करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हम नहीं कर पाते हैं लास्ट के कुछ दिनों में प्रिपरेशन के दौरान, और फिर जब क्वेश्चन आते हैं और वो इजी क्वेश्चंस जब आते हैं तो हम गड़बड़ कर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आएंगे बहुत टफ, वो आपके लिए नए होंगे, तो सिर्फ आपके लिए नहीं, वो सभी के लिए न्यू होंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, बहुत इजी आते हैं, और जब वो क्वेश्चंस हमारे गलत होते हैं तो हमें ज्यादा दुख होता है, और वही रीजन होता है कि स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो। मैं आपको अब कुछ टॉपिक्स बताऊंगा स्टूडेंट्स, और उस टॉपिक की लिस्ट में अगर आप वो टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हैं तो कम से कम वो बेसिक क्वेश्चन, वो बेसिक चीजें जो आती हैं एग्जाम में, वो आप गलत नहीं करेंगे। इसको शुरू करते हैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं पॉलिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, पॉलिटी में लास्ट 30 डेज में आपको क्या करना है? देखिए, सबसे पहली बात तो आप अपनी कोई भी अब नई किताब नहीं उठाएंगे। जो बुक आपने पढ़ी है उस बुक को आपको दोबारा से रिवाइज करना है, दोबारा से फॉलो करना है। रिवीजन इज द की। तो पॉलिटी में कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल शोर शॉर्ट हैं, हर साल आ रही हैं, जैसे कि प्रीएम्बल टॉपिक है ना, जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपीज है। अब मान लो अगर क्वेश्चन यहां से आता है तो ये सभी एस्पिरेंट्स सही करके आएंगे, लेकिन आपने अगर लास्ट 30 डेज में इन चीज़ों का रिवीजन नहीं किया तो आपके क्वेश्चंस गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मैं यहां से कह रहा हूं कि अगर एक क्वेश्चन भी फंसता है तो वो 2 नंबर आप यहां से आराम से चुरा सकते हैं, और ये सबसे इजी टॉपिक है, आप पढ़ भी चुके हो, लेकिन रिवाइज करो, इसको अच्छे से रिवाइज करो, इस पार्ट को छोड़ो नहीं। जो भी पर्टिकुलर करंट अफेयर चल रहा है और उस करंट अफेयर में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आती है, कोई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आती है, तो उसके बारे में उसका स्टैटिक पार्ट पढ़ लीजिए, आर्टिकल पढ़ लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या क्या जो भी करंट अफेयर है, पहली बात तो जो भी चीज़ें करंट अफेयर में चल रही हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड, जो भी लोकसभा राज्यसभा से रिलेटेड, वो टॉपिक्स आप एक बार रिवाइज करिए। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर प्रोसीडिंग्स जो होती हैं, जैसे कुछ 0 आवर होते हैं, क्वेश्चन आवर होते हैं, एस्ट्रिक स्टार क्वेश्चन, एस्ट्रिक जो नॉन स्टार अनस्टार क्वेश्चन होते हैं, ऐसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। यूपीएससी यहां से टच कर सकता है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बनेगा तो ये इजी क्वेश्चन होगा। अगेन रिवीजन की वजह से गलती नहीं होनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जुडिशरी। जुडिशरी टॉपिक को मैं फिर से बोलूंगा, आप अपनी जो भी किताब आप फॉलो कर रहे हैं उससे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हैं, ये आनी ही चाहिए। क्लियर? इस पर क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब इसके अलावा आगे पीछे से आता है तो वो आपने मेहनत करी हुई है, लेकिन इसको रिवाइज करने का समय अब है। एक बार फिर से ग्लांस करिए,
2 दिन लगेंगे, एक दिन लगेगा, आप फिर से इन चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट में आपको लेके चलूँ तो अगला सब्जेक्ट है एनवायरमेंट का। स्टूडेंट्स, एनवायरमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? देखो, एनवायरमेंट से रिलेटेड ना कुछ चीज़ें आ ही रही हैं हर साल, फॉर ग्रांटेड मत लो। नेशनल पार्क हर साल पूछे जाते हैं, नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था, ऐसे क्वेश्चन बन ही रहे हैं। आपको क्या करना है, एक बार ध्यान से इनकी लोकेशन मैप पर ज़रूर देखनी है। जो भी टाइगर रिजर्व्स हैं, जो भी एलिफेंट रिजर्व्स हैं, इनको एक बार अब रिवाइज करने का समय है, दोबारा से देखिए। कोई नया नेशनल पार्क ऐड हुआ है, कोई पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व ऐड हुआ है, उसकी लोकेशन और मध्य प्रदेश, राजस्थान में कोई ऐसी चीज़ अगर आई है तो उसको आपको फिर से देखना है। प्लेसेस इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़, ये आप ज्योग्राफी से रिलेटेड भी कह सकते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई पर्टिकुलर घटना अगर कहीं हुई है तो उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन और उसका एनवायरमेंट एंगल, ये दोनों ही मिलाकर के भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये जो सब्जेक्ट है एनवायरमेंट, ये डायनामिक सब्जेक्ट है। करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पर ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो इसमें कोई भी पर्टिकुलर बॉडी है, उसने अपनी कोई रिपोर्ट सबमिट करी है एनवायरमेंट को लेकर के, आईपीसीसी है जैसे है आईपीसीसी, तो ये जैसे बॉडीज़ हैं, तो इन बॉडीज़ की रिपोर्ट्स, उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस, राइट, और कोई जो बॉडी है उसका कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट क्या है बॉडी का, या उसका पर्टिकुलर कोई हेडक्वार्टर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको एक बार देखनी है। करंट अफेयर स्पेसिफिक इस सब्जेक्ट को पढ़िए। कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, प्लांट है, स्पेसिफिक न्यूज़ में है, तो उसका IUCN स्टेटस क्या है, ये चीज़ें आप एक बार देख करके जाइए। और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, यहाँ पर गवर्नमेंट ने एनवायरनमेंट के लिए भी क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए करंट अफेयर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में चलिए, इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं आप, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए इन लास्ट 30 डेज में। अगला सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने वैसे तो करंट अफेयर की बहुत सारी वीडियोस आपको दे दी हैं ऑलरेडी। साइंस में क्या है स्टूडेंट्स, जो भी चीज़ें करंट में चल रही होती हैं, जो भी नई टेक्नोलॉजी होती है, इस नई टेक्नोलॉजी पर यूपीएससी जनरली क्वेश्चन बनाता है। ड्रोन्स पर उसने क्वेश्चन बनाया, राइट, वेब 3.0 इस पर क्वेश्चन बनाया, तो ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब जो भी टेक्नोलॉजी न्यूज़ में है, आपको उस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस पर फोकस करना है। यूपीएससी जनरली एप्लीकेशन पार्ट टच करती है, और फिनोमिना, कोई पर्टिकुलर फिनोमिना है, जैसे कि ब्लैक होल एक फिनोमिना है, या फिर ग्रेविटेशनल लेंसिंग है। स्पेस के रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूं तो इंडिया ने कोई एक पर्टिकुलर एडवांसमेंट करी है, अपनी कोई एक रॉकेट लॉन्च किया है, कोई भी चीज़ ऐसे, जैसे प्राइवेट स्पेस का जो सेक्टर का पार्टिसिपेशन है, और अब जो प्राइवेट रॉकेट अब जो है इंडिया में लॉन्च हुआ है, सबसे पहली बार इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च जो व्हीकल है, तो ये सब चीज़ें क्या है कि ये न्यूज़ में बिल्कुल हैं, आपको एक बार देखना है। बाकी स्टूडेंट्स, इसके रिस्पेक्ट में जो करंट अफेयर की वीडियोज़ हैं मेरे सिंप्लीफाई सिविल्स की, वो आप रेफर कर सकते हैं। साइंस में स्पेसिफिकली इन चीज़ों पर फोकस करना है, प्लस ये जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, पर्टिकुलरली ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, हर साल बन रहे हैं। इसमें वायरस जैसे है, बैक्टीरिया है, राइट, कोई पर्टिकुलर डिजीज है, उससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको क्विक रिवीजन की फॉर्म में अभी लास्ट 30 डेज में रिवाइज करें। पर्टिकुलरली कोई डिजीज है तो वो जूनोटिक है या नहीं, वो पर्टिकुलर डिजीज वायरस से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, क्या उसका एजेंट है, ये चीज़ें एक बार आप रिविजन करके इसका जानें। अब अगर बात करते हैं आपके आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट की, तो स्टूडेंट्स, आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट में क्या होता है कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अनप्रेडिक्टेबल आते हैं, बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ भी होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि सर क्या मैं फिर ये छोड़ के चला जाऊँ, मतलब होंगे तो वैसे भी नहीं, सभी के लिए टफ आएगा। देखो ऐसा नहीं है, सारे क्वेश्चंस बहुत टफ होंगे ज़रूरी नहीं है, कुछ क्वेश्चंस ईजी भी हो सकते हैं, और जस्ट बिकॉज हम लास्ट 30 डेज में उसको रिवाइज ही नहीं करते हैं, हम इस ट्रैप में फॉल कर जाते हैं, एंड अल्टीमेटली 1-2 क्वेश्चन जो इजी आते हैं वो हमसे गलत हो जाते हैं। आपको मैं एडवाइस करूंगा, आप इस सब्जेक्ट में डिटेल में, डेप्थ में तो अब नहीं जा सकते। जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी रिवीजन किया है, जो भी आपने सब्जेक्ट को पहले पढ़ा है जिस बुकलेट से, वो तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। लेकिन एटलीस्ट क्लास 11th की जो फाइन आर्ट्स की NCERT है, स्टूडेंट्स, अगर आपने नहीं पढ़ी है
या आपने पढ़ी हुई है, दोनों ही केस में इसे लास्ट 30 डेज में आपको एक बार पढ़ करके जाना है। इसमें भी पर्टिकुलर क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, जो फोटोग्राफ्स होती हैं इस बुक में, जो भी फोटोग्राफ्स हैं उसके नीचे एक कैप्शन लिखा होता है, और ये जो कैप्शन होता है यहीं से जनरली क्वेश्चन उठा करके पूछ लिया जाता है। तो ये पर्टिकुलर फोटोग्राफ किससे रिलेटेड है, इसके कैप्शन में ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, और कौन से एरा की है, कौन से टाइम की है, ये सब चीज़ें आपको इस बुकलेट में मिल जाएंगी। इस बुकलेट में जो चीज़ें हैं एनसीईआरटी की, ये आप एक बार पढ़ करके जाएं स्टूडेंट्स। ये ऐसा क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी की बुकलेट से बनता है तो देखिए सभी एस्पिरेंट्स यहाँ पर जिनका सिलेक्शन होना है वो सही करके आएंगे, और फिर आप गलत करके आएंगे तो आपको दुख होगा कि आपने नहीं किया। अब क्वेश्चन बिल्कुल ही यूनिक बन जाए और आप भी नहीं कर पाए, बाकी भी नहीं कर पाए, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें 200 मार्क्स वैसे भी नहीं लाने, लेकिन कम से कम ईजी क्वेश्चन आएगा तो वो तो सही करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री। हिस्ट्री से रिलेटेड अगर मैं बोलूं तो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवियल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों को पार्ट्स में ही कर लेते हैं हम। जल्दी से शॉर्ट में बता देता हूं मैं। एंशिएंट हिस्ट्री में भी मेरा सजेशन यही है कि आप एनसीईआरटी बुकलेट पर्टिकुलरली क्लास 11th की जो है ये आप पढ़ करके जाएं। इसमें भी स्टूडेंट्स आपको फोकस करना है कौन से पर्टिकुलर यूनिक टर्म्स आ रहे हैं, और इसके साथ साथ जो फोटोग्राफ्स हैं उन फोटोग्राफ्स के नीचे क्या क्या कैप्शन लिखा हुआ है, इस चीज़ पर फोकस करिए। टर्मिनोलॉजी और ये पर्टिकुलर जो रिलेटेड एरा है उसमें जो रिलेटेड कोई भी खोज हुई है, रिसेंटली में कोई डिस्कवरी हुई है करंट अफेयर में, इन सबको मिलाकर के क्वेश्चन बन सकता है। ये पोटेंशियल क्वेश्चन अगर होता है तो इजी क्वेश्चन होगा, टफ क्वेश्चन नहीं है। टफ क्वेश्चन नहीं कर पाओगे चलेगा, लेकिन इजी क्वेश्चन को छोड़ करके मत आ जाना। देन आई विल टॉक अबाउट मिडिवल हिस्ट्री में से क्वेश्चंस कैसे भी बन सकते हैं, अगेन वी आर नॉट श्योर ऑफ। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में लास्ट 30 डेज में आप क्या कर सकते हैं, देखिए स्पेक्ट्रम को रिवाइज करिए। स्पेक्ट्रम बुक अब आप, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपने 1 से 2 बार तो पढ़ ली होगी, तो अब इसको टोटल रिवाइज करने में आपको 2 दिन लगने चाहिए, 2 डेज। 2 डेज में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। स्पेसिफिकली कौन सा पार्ट है जिस पर फोकस करना है स्टूडेंट्स, इसमें मैं एडवाइस करूंगा आप फोकस करें गांधी जी जो 1915 से आते हैं वहां से एटलीस्ट इसको एक बार डिटेल में वर्ड बाय वर्ड पढ़ें, फर्स्ट पॉइंट। और जो पर्टिकुलर 1940 से अगस्त ऑफर का जो टाइम शुरू होता है आज़ादी तक 1947 तक, उसमें एक एक जो भी ऑफर्स आते हैं और कोई मिशन आता है, क्रिप्स मिशन है जैसे, इनके कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं, कौन कौन से प्रोमिसेस हैं जो दिए गए, वो आपको पता होने चाहिए। और इनके कंपैरिजन पे भी क्वेश्चन बन सकता है, यूनिकली इंडिविजुअली भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या क्या बातें किस में थी। ये पोटेंशियल क्वेश्चन होते हैं। इनफैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री में एक बात मैं और सजेस्ट करूंगा आपको, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको जो भी बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है, और कोई भी पर्टिकुलर नॉवेल्स हैं, है ना, जो बुक्स में आ जाएगा वो, और वो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर पर्सन ने वो बुक लिखी है, किस पर्टिकुलर पर्सन के किस पर्टिकुलर फ्रीडम फाइटर की वो न्यूज़पेपर्स थे, एडिटोरियल्स थे। तो स्टूडेंट्स इसमें हिंदी में कौन से एडिटोरियल्स थे, इंग्लिश में कौन से हैं, या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज में मराठी वगैरह में कौन से हैं, ये बंगाली लैंग्वेज में कौन से हैं, इसकी लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट आपने बनाई होनी चाहिए थी, अब तक नहीं भी बनाई है कोई बात नहीं, लास्ट 30 डेज में आप कर सकते हो। एक लाइन खींचिए, ऑथर का नाम लिखिए, बुकलेट लिखिए, न्यूज़पेपर लिखिए, ब्रैकेट में जो भी इंफॉर्मेशन है छोटी मोटी वो आप लिख सकते हैं। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इन सब चीज़ों पर भी क्वेश्चन बनते हैं। एटलीस्ट बेसिक कोई अगर बुक्स हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। मतलब अब मैं इसको मॉडर्न हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में ही नहीं, पीछे भी लेकर जाऊं अगर आपको, तो हर्षवर्धन है, तो हर्षवर्धन ने कौन सी बुक्स लिखी, कृष्णदेव राया है तो उन्होंने कौन सी बुकलेट्स लिखी, कौन सी लैंग्वेज में लिखी, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो मैं नाम ले रहा हूं अभी पर्टिकुलरली अशोक, ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में हो गया, और विजयनगर एम्पायर, ऐसे 2 किंगडम्स हैं जिसको आपको थॉरोली अगेन रिवाइज करना है। यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। जो आपके पर्टिकुलर किंगडम्स साउथ इंडिया के थे कि पांड्याज हैं, जो हैं पर्टिकुलरली चेराज हैं या चोला डायनेस्टी है, इसके जो बेसिक बड़े बड़े जो आपके किंग्स थे, जो भी आपके पर्टिकुलर बैटल्स हैं, एक बार उसकी लिस्ट ईयर वाइज ईयर अगर थोड़ा सा बना सके तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं स्टूडेंट्स। पर्टिकुलरली जो आपके वहाँ मॉन्यूमेंट्स हैं
और कोई स्क्रिप्ट्स अगर मिलती हैं तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और फिर मॉन्यूमेंट्स वाला फिर वो आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेटेड हो जाता है, क्योंकि टेम्पल्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में है। मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी पर एक क्वेश्चन तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि 1915 से लेकर के गांधी जी का जो पूरा एरा है और जो सीक्वेंस है वो आपको अच्छे से याद हो, पता हो। ये प्रीलिम्स में ही नहीं, आपको मेंस में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करता है। डन। अब आते हैं अगला सब्जेक्ट ज्योग्राफी। सर हम ज्योग्राफी में क्या कर सकते हैं अभी लास्ट के 30 डेज में। इनफैक्ट अगर आपने डिटेल में नहीं भी पढ़ाई करी है तो स्टूडेंट्स मैं एडवाइस करूंगा, बहुत कुछ आपने वैसे तो पढ़ लिया होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन आपने डिटेल में पढ़ाई नहीं भी करी है और आपको थोड़ा सा डर है अभी, तो स्टिक टू दी बेसिक्स। स्टिक टू दी बेसिक्स का मतलब क्लास 11th की और 12th की जो NCERTs हैं, जो आप अभी कोने में फेंक करके बैठे हुए हो ना, उसको फिर से रिवाइज करो। क्लास 11th की पर्टिकुलरली जो इंडियन ज्योग्राफी की बुक है ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, इसको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से फिर से वर्ड बाय वर्ड पढ़ लीजिए। जो भी टर्म्स हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, प्लस इसमें जो भी मैप्स हैं, मैप्स में कौन कौन से मैप्स आने हैं भाई सर, रिवर्स से रिलेटेड जो मैप्स हैं, रिवर्स हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, पर्टिकुलरली ट्रिब्यूटरीज ज़्यादा फोकस होता है। ये रिवर्स कौन सी पर्टिकुलर स्टेट्स को टच करती हैं, ऐसे क्वेश्चंस, माउंटेन्स हैं, राइट। और ये पार्ट ऐसा है जो आपके टिप्स पर होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आया तो मतलब चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए कि चलिए यार ऐसा क्वेश्चन आया जो मुझे आता है और मैं टिक करूँगा। मैं फिर भी बोलूँगा कितना भी पढ़ाई कर लो, 4 ऑप्शन जब आएंगे तो कन्फ्यूजन होगा ही होगा, लेकिन कम से कम अगर आप 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पाए अपनी इस नॉलेज के बेसिस पे, देन यू विल बी इन बेटर पोजीशन। और यही होता है एग्जाम में, हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, टिक करते हैं एंड देन वी रीच क्लोज टू द आंसर, राइट। तो एटलीस्ट इसका अगर लास्ट मिनट रिवीजन नहीं करोगे, लास्ट 30 डेज में रिवीजन ही नहीं करोगे, तो फिर आप फंस जाओगे। ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर मैं और बातें बताऊं तो जो क्लाइमेट चेंज है, ये टॉपिक ऐसा है जिसका करंट अफेयर एस्पेक्ट और NCERT में जो टॉपिक है उसके रिलेटेड जो फिनोमिना है, ये आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है स्टूडेंट्स, इसको पढ़ करके जाना है। एंड एंश्योर दिस कि जो भी प्लेसेस हैं इन न्यूज़, ये प्लेसेस इंडिया के रिस्पेक्ट में, ये प्लेसेस वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, एक बार इसका एक मैप रख करके पोजीशंस को अपने हाथों से मार्क कर लीजिए एंड देन लुक एट द पर्टिकुलर मैप अगेन एंड अगेन। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग दी ज्योग्राफी सब्जेक्ट। अब आते हैं स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में क्या करना है, राइट। तो इकोनॉमिक्स में जो आपके बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, इस पर फोकस होता है यूपीएससी का। जो टर्म्स हैं, अब करंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो करंट अफेयर के रिस्पेक्ट में उसका जो स्टैटिक पार्ट है, टर्म को डिफाइन करना, ये एक तो पूछा जा सकता है। कुछ चीज़ें जो बहुत ही बेसिक्स हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे कि जो कंपैरिजन है कि भाई जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है ना, एनएनपी क्या है, ये सारी चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें हैं। अगेन बैंकिंग से रिलेटेड अगर मैं बताऊं तो बैंक में आपका जो सीआरआर है, एसएलआर है, ये क्या चीज़ें होती हैं, और इसमें रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, ये मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं कभी कभी। रिवाइज जिसका इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं है, हो सकता है उसको छोटा सा कन्फ्यूजन हो जाए टर्म्स के बीच में। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा लास्ट 30 डेज में, अपनी स्ट्रैटेजी जो भी आपकी रहे, लेकिन एक बार रिवीजन करके लास्ट 30 डेज में करके ही जाना है। कम से कम ऐसे ईजी क्वेश्चंस को मैं गलत नहीं होने दूंगा। बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में अब सोच करके आप बेसिक चीज़ों में भी गलती करके आए, ये बहुत जो है डिसअपॉइंटिंग होता है एग्जाम खत्म होने के बाद। यहाँ गलती मत करना, तुम्हारे चांसेस देखना बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। प्लस इसमें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इकोनॉमिक्स में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, तो उसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, AIIB है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में बैंकिंग है, ये क्या काम कर रहे हैं, इनका रिसेंटली में कोई करंट अफेयर है, पहली बात। फिर इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसमें शेयर कितना है किस कंट्री का, इसमें इंडिया का शेयर कितना है, ऐसी चीज़ें ये पूछी जा सकती हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक, ये चीज़ें आप एक बार आपने जहाँ से भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें इंडिया जो है, जब मेंस की बात करते तो उसमें तो इंडिया क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देख रहा है वो अलग बात है, अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, कौन सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर है, कहाँ पर इक्वल डिवीजन है, इक्वल शेयरिंग है यहाँ पर, तो ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे गोल्डन ट्रांस आपसे पूछ लिया गया था 2020 में, तो वो क्वेश्चन जो था वो IMF से रिलेटेड था, एंड देन दिस वॉज अ वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन। अब यही गलत करके आ गए तो बड़ा दुख होगा। स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर पर जरूर आएगा,
और एग्रीकल्चर पे एक दो बार तो आपका एमएसपी पे ही क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में। लेकिन एग्रीकल्चर के जो भी चीज़ें चल रही हैं, कोई पर्टिकुलर एग्रीकल्चर से रिस्पेक्ट में कोई टेक्नोलॉजी है, ये साइंस का कुछ साइंस का एस्पेक्ट हो गया, या फिर इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट ने कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम्स का इनफैक्ट बहुत बड़ा रोल है। गवर्नमेंट स्कीम्स आपकी जो है इकोनॉमिक्स के रिस्पेक्ट में आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, करंट अफेयर का आपका पार्ट है ये। तो एग्रीकल्चर रिस्पेक्टिव कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट कहाँ फोकस कर रही है, इस पर फोकस करना है। आपको एक बार लास्ट में ये रिवीजन करके जाना है। चीज़ें अगेन मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था वीडियो के, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि आपको पता ना हो, मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ कि आपको ये करना है 30 डेज में, भूल मत जाना। और इसको प्लान वे में करना है, 2 दिन इस सब्जेक्ट को, 2 दिन इस सब्जेक्ट को, एंड पैरेलली आपको जो है टेस्ट भी देने हैं। एंड टेस्ट के लिए चाहे मैं आपको फिर से एडवाइस करने के लिए कि कैसे टेस्ट देना है, फुल लेंथ टेस्ट आपको कैसे देने हैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा एक। लेकिन फुल लेंथ टेस्ट अगर आप अभी नहीं दे रहे हो तो मतलब खतरे की घंटी है भैया, समझ लो। अगले 15 दिन 20 दिन आपको टेस्ट अभी भी देने हैं। 15 मई तक तो मैं एडवाइस करूंगा फुल लेंथ टेस्ट देने ही हैं। हर ऑल्टरनेट डे या 3 दिन में एक टेस्ट दे सको तो कम से कम 6 से 7 टेस्ट आप अभी भी दे सकते हैं। छोड़िएगा नहीं, छोड़ना नहीं है। ये तो हो गए मेन जो आपके बनते हैं क्वेश्चंस। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो और भी पूछी जाती हैं एग्जाम में, जैसे कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें आपका जैसे ब्रिक्स है ना, ये UNFCC है, तो ये क्या हो गई, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गई, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे बिम्स्टेक है, राइट, या सार्क है, आर्कटिक काउंसिल है। देखो बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके हेडक्वार्टर, इनका मिशन क्या है, एम क्या है, मैंडेट क्या है, करंट ट्रेंड में कुछ चीज़ें हैं जो आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, इसमें ये आपको पढ़ करके जाना है। क्लियर? तो ये टोटल ओवरऑल मिला लें अगर हम, एंड रिपोर्ट्स डेफिनेटली, कौन सी पर्टिकुलर रिपोर्ट किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने दी, वर्ल्ड बैंक ने कौन सी रिपोर्ट दी, IMF ने कौन सी दी, तो ये जो आपकी रिपोर्ट्स हैं इसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को देती है और उसमें फिर इंडिया की रैंकिंग क्या है, ऐसी चीजें एक पोटेंशियल क्वेश्चन यहां बनता है। ये वो सारी चीजें हैं जहां से एक ना एक क्वेश्चन आना ही है, सब में से नहीं तो कम से कम कुछ टॉपिक्स तो जरूर यहां से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आ ही रहे हैं हर साल, हमें ये बात पता है। तो अब 30 डेज में हम फोकस करेंगे उन चीजों पर जो हमें पता है आ सकती हैं, आने वाली हैं। स्टूडेंट्स, समय अभी है, आप अभी भी जो है बिल्कुल एकदम फोकस्ड होकर के एग्जाम की तैयारी करिए। ऐसे मत सोचिए 30 दिन रह गए मैं क्या करूं, आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। स्टे मोटिवेटेड, प्लान योर डे। 3 पार्ट में आपका दिन डिवाइड होना चाहिए। सबसे पहला आप करंट अफेयर पे फोकस करिए, कम से कम 1 से 2 घंटा, 2 घंटा तो आपको करंट अफेयर को देना ही देना है। और जो बाकी 2 पार्ट हैं आपके, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक ही दिन में पढ़िए। मतलब ऐसा मत करिए कि पूरे दिन आपने हिस्ट्री पढ़ी, आप हिस्ट्री को 2 घंटे देते हैं तो 2 घंटे फिर एनवायरमेंट को भी दीजिए। इस तरीके से अपने दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करिए। 3-3 घंटे के, अगर 2.5-2 3-3 घंटे के आप स्लॉट्स बनाते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव तैयारी होगी। और देखना 15 दिन बाद आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। माय बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर 2023 एंड दोज हु आर लिसनिंग फॉर 2024। मैं उनको एडवाइस करूंगा कि ये नेक्स्ट साल आपके साथ भी होने वाला है, तो अभी से अलर्ट हो जाइए और अपनी तैयारी को उसी के हिसाब से करिए कि आपको कोई रिग्रेट नहीं हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।